स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट की। यहाँ पर जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम केनेशियन का कंसेप्ट देख लेते हैं और इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या बेसिकली। देखिए, केनेशियन के अकॉर्डिंग क्या है कि मनी मार्केट जो है वो कुछ खास एलिमेंट्स के थ्रू मूव करती है। इसका पहला एलिमेंट होता है मनी डिमांड, जिसको हम एल से डोनेट करते हैं। अब मनी डिमांड की सूरत में हो सकती है, ये आपके ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए हो सकती है, ये आपके प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए हो सकती है, या आपके लिए ये आपका मनसूबाबंदी के तहत आप कोई पैसे को रोक लेते हैं या उसको पैसे को जमा करने की जो डिमांड होती है वो इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसका दूसरा सिस्टम ये होता है कि मनी सप्लाई होती है। मनी सप्लाई को बेसिकली ज़्यादातर ये कहते हैं कि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो मनी सप्लाई है वो सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जब हम बात करते हैं मनी की और मनी डिमांड की। और उसके अंदर वो कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है ये डिटरमाइन करता है आपके लिए कि आपने किस लेवल की जो डिमांड है, किस लेवल की सप्लाई अपने मार्केट के अंदर लेफ्ट करने का, ठीक है। यानी इंटरेस्ट रेट क्या करता है, ये लोगों को उभारता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये क्या करता है, ये लोगों को इफेक्ट प्रोवाइड करता है कि एग्रीगेट इफेक्ट जो है आपकी डिमांड पर पड़ जाए। क्या मतलब है कि पैसे की डिमांड पे कैसे पड़ जाए कि आपसे क्या होता है कि जब आप इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट करते हैं या इक्विलिब्रियम करते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि लोग अपना पैसा अपने पास हॉल्ड करने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला होता है जिसको यहाँ केनेशियन के कंसेप्ट से देखा जाता है। इसी कंसेप्ट के अंदर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट को देखेंगे। यानी आपका जो कैपिटल जमा करने के ऊपर जो आपके जो लागत है उसके अखराजात क्या होते हैं या उसके अखराजात का क्या लेवल होता है, ये बात डायग्नोज करना आसान हो जाएगा जब हम इनका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं बेसिकली जो हमारा मेन मुद्दा है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट जो है आपका मिनिमम होता है या कम हो जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे आपका जो बोरोवर होता है वो ज़्यादातर लेने लग जाता है बैंक से कर्जे। उस कर्जे को लेके वो इन्वेस्ट करता है और उस कर्जे की इन्वेस्टमेंट से क्या करता है कि वो बहुत अच्छे से अपना आउटपुट क्रिएट कर पाता है। अब फिर वो बिल्कुल सिक्योर और सेफ वे के अंदर अपनी जो है वो ट्रांजेक्शन करवाता है। जैसे कि केनेशियन यहाँ कहते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी सप्लाई इंक्रीज कर देता है, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ा देता है, तो उससे उसमें क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फॉल हो जाता है, गिर जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि बोरोवर के लिए ये चीपर हो जाता है कि वो लोन ले ले, ठीक है। अब अगर बात करते हैं चीपर की कंडीशन को, तो जब चीपर बोरोइंग होगी, यानी जब सस्ते में आपको लोन मिल रहा होगा, तो क्या होगा कि आप मजीद इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, अपनी फर्म को बढ़ा करोगे और यही चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम आसान करेगी। अच्छा, यहाँ ये चीज़ समझ लीजिएगा, अगर हम उसमें इस केस को डिस्कस करते हैं तो ये केस क्लियरली इस वक्त जो मौजूदा हमारे कंट्री की कंडीशन हैं ये उसके बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ी हुई है, तो इन्वेस्टर जो है वो मुसलसल मूव करता जा रहा है। कल ये पर तो मेरे आर्टिकल नज़र से गुजरा, तो आर्टिकल में वो कहते थे कि जो है वो कंपनीज इस वजह से जा रही हैं, इंटरनेशनल कंपनीज इसलिए जा रही हैं कि उनका अपना मफाद है। लेकिन जब आपके पास बोरोविंग महंगी हो जाती है तो कंपनीज नहीं टिकती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे लोकल लेवल पर हो। तो वो मैंने एक बड़े मशहूर अखबार के अंदर उसका आर्टिकल पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने देखा कि तो बिल्कुल ही नज़रिया अलग था। खैर, उनका अपना नज़रिया है, लेकिन ये चीज़ होती नहीं है, क्योंकि जब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता है तो आपकी कंपनीज जो है वो एस्केप आउट करने लगती हैं, आपकी कंट्री की मार्केट से जाने लग जाती है, ठीक है। इस लिंक को, ये जो लिंक है इंटरेस्ट रेट का और बोरोविंग का जो रेट है एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट कहलाती है बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी आपको जितनी कॉस्ट लगानी है अपनी कंपनी के ऊपर, जितना आपने खर्चा करना है अपनी कंपनी के ऊपर, वो कंपनी के ऊपर जो खर्चा है वो किस तरह से मेंटेन हो रहा है या कैसे आप मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस की जाती हैं और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। कैपिटल क्या होता है, बेसिकली रिसोर्स होती है। रिसोर्स जब आप किसी कंपनी से हासिल करते हैं तो उस रिसोर्स से क्या होता है, आपको उसका रिफंड या रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि करंटली भी अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो कंट्री की इस तरह की कंडीशन डाइवर्ट हो रही है। अब हम डिस्कस करते हैं
कॉस्ट ऑफ कैपिटल की दो टाइप्स होती हैं, एक वीक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है और एक स्ट्रॉन्ग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। ठीक है, वीक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पे चले जाते हैं, यानी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सूरत में क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो अपने लोन्स को कम कर देती हैं, वो अपनी जो ग्रोथ होती है उसको रोक देती हैं, और उसके अलावा वो तमाम एलिमेंट्स को रोक देती हैं जो एलिमेंट्स उन्होंने इंक्रीज करने होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना जो स्कोप है उसे ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है एक नया प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है। वो जनरेट ये प्रॉब्लम होता है कि आपके पास वीक कैपिटल होने की वजह से लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात ये कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको उनके रिटर्न ज़्यादा ना मिलने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सीधी बात है उन्होंने बहुत ज़्यादा रेट जो है वो देना होता है और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो उस सूरत में जो है वो जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना ना तो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्पेंड करते हैं और ना ही वो अपना कोई प्रॉपर प्लान तैयार करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है बिजनेस कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, बिजनेस कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है तो कैसे खत्म होता है बिजनेस कॉन्फिडेंस कि सिंपल सी बात है कि जो बिजनेसमैन है उसको बैंक लोन्स मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाता है। ठीक है, जिससे वो क्या करता है उसको पता होता है कि मैंने लोअर इंटरेस्ट रेट पर जो चीज़ें लेनी है उससे मेरा प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ ये समझ लीजिएगा कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब उनको पता चल जाता है कि हमें जो हम कैपिटल लगा रहे हैं, जो रिसोर्स लगा रहे हैं, उसका रिटर्न हमें वैसा नहीं मिलेगा, तो वो फिर अपनी जो कंडीशन होती हैं उसे एक्सपेंड नहीं होने देते, उसे स्टॉप कर लेते हैं। तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अब ये क्या करते हैं कि कुछ कैपेसिटी ऐसी होती है जो ये पहले से बनाकर रख लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इकोनॉमी के अंदर मिसलीडिंग एक इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाती है और उसकी वजह से भी उनका कारोबार श्रिंक होता दिखाई देता है। एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं डिटेल इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि अगर हम कुछ अंडर डेवलप नेशंस को देखते हैं तो आजकल वो अच्छी सफरिंग में मौजूद हैं कि उनके पास वीक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। लेट्स सपोज अगर हम पाकिस्तान की या इंडिया की बात करते हैं तो उनके पास भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनकी जो बैंक बोरोइंग है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज करती जा रही है और इंटरेस्ट रेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉल करता जा रहा है। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि जब आपका इंटरेस्ट रेट फॉल करता है, जब बढ़ जाता है, जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में आपकी जो कॉस्ट की जो कैपिटल कॉस्ट होगी वो वीक होती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आपका कैपिटल कम होगा तो उस सूरत में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। तो स्ट्रॉन्ग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या कंडीशन शिफ्ट होगी आपकी कि आपकी जो फैक्ट्रीज होंगी वो बढ़ेंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आपका जो लिवरेज है आप मजीद अपनी चीज़ों को बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, आपकी जो दूसरे किस्म के इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर ये वीक हो जाता है तो सूरत में क्या होगा कि जो ओनर होगा वो कॉशियस हो जाएगा, वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको श्रिंक कर लेगा, यानी वो छोटा कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके उसको पेश करेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो एक और सिस्टम करेगा कि अपनी जो डिमांड ग्रोथ है उसको कम कर देगा, ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगा, जो उसने बनाया हुआ होगा वो उसी को ही लेके चल रहा होगा। अब इससे क्या होगा, इससे जो इकोनॉमी है वो एक स्टक कंडीशन में आ जाएगी, एक झुकी हुई एक रुकी हुई कंडीशन में आ जाएगी, जहाँ आउटपुट और हाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दोनों के दोनों राइज होते नजर आएंगे। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है और उसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन या बात करते हैं कुछ ऐसे अंडर डेवलप नेशन की, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अब्रॉड किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि बीइंग ए इकोनॉमिक स्टूडेंट आपके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप वीक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जानें और उसकी जो तमाम डिटेल है उसको अपने पास एम्फसाइज करें। ये तमाम चीज़ें आपको समझना बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी भी है। इससे आपका बहुत सारा जो रिटर्न है, ये जो बहुत सारी आपकी डिस्कशन है उसका क्लियरेंस आपको मिलती चली जाती है। वेलकम स्टूडेंट अब जो हमारा सेशन है उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। लिक्विडिटी ट्रैप एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि काइनेशियन ने ही डिस्क्राइब की थी और काइंस के आइडिया से ये चीज़ निकल कर सामने आई थी।
इनका आइडिया ये था, ये कहते थे कि अगर कभी आप अपना इंटरेस्ट रेट जो है लो कर देते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है आपका, बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है, बहुत गिर जाता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग अपना पैसा जमा करके रखने की कोशिश करते हैं और वो कैश में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा जो पैसा होगा वो नुकसान देगा हमें, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना पैसा अपने पास होल्ड कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में जो है मनी के जो कैश फ्लो है वो बॉन्ड की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इसलिए चला जाता है, तो समझते हैं कि जब बॉन्ड का रेट फॉल होगा तो ये हमारे लिए नुकसान का बायस बनेगा और आगे जो है हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर अगर बात करते हैं कि इस ज़माने में क्या होता है कि एक और कंडीशन बन जाती है कि लोग मनसूबाबंदी के तहत अपने पैसे को जमा करने लगते हैं और पैसा कैश में रखने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इकोनॉमी के अंदर वो सिस्टमेटिकली ऐड नहीं हो पाता और वो लिक्विडिटी ट्रैप का असर छोड़ जाता है। स्टूडेंट, अब बात करते हैं लिक्विडिटी ट्रैप के ऊपर। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? ये वो कंडीशन होती है इकोनॉमी की कि जहाँ पर आपकी जो पैसे की सप्लाई है, पैसे की जो जिसे कहते हैं पैसे की जो रफ्तार है वो मार्केट के अंदर बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है, उसकी तरसील बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो उससे नीचे जा ही नहीं पाता है, ठीक है, लेकिन तो नीचे जा ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने क्या किया हुआ होता है कि उस मनी को जो कि उनके पास बैलेंस जमा हो रही होती है वो उस मनी को अपने पास एज ए एक्स्ट्रा सेव करके रखते हैं, बजाय कि वो कोई बॉन्ड खरीदे या किसी इन्वेस्टमेंट पे जाए। क्योंकि जब आपका जो इंटरेस्ट रेट लोअर हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, लोग कैश में अपनी सप्लाई को रखना शुरू कर देते हैं, वो किसी बॉन्ड या इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाने को पसंद नहीं कर रहे होते। ये एक कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें ना तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो कमाई है वो कमाई भी नहीं आ पाती है इकोनॉमी के अंदर। और अगर आप बात करते हैं मुलाजमतों की, तो मुलाजमत भी एक जगह ठहर के रह जाती हैं। ये वो कंडीशन होती है जिसे कहना चाहिए कि लिक्विडिटी कंडीशन होती है। लिक्विडिटी कंडीशन नहीं होता है कि पैसा जो है वो कहीं ना कहीं से निकलता चला जा रहा होता है। देखिए, इसको बेसिकली इस तरह से समझ लेते हैं लिक्विडिटी ट्रैप को, कि लिक्विडिटी ट्रैप है कैसे कि देखें आपके पास कहीं ना कहीं होल है, उस होल से कोई पानी या कोई चीज़ अखराज कर रही है, तो ये लिक्विडिटी ट्रैप समझा जाता है। तो जो मनी का लिक्विडिटी ट्रैप होता है उस कंडीशन के अंदर ये होता है कि लोग कैश फ्लो के अंदर रखने लगते हैं, वो पैसे को किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं डालते, किसी आउटपुट एक्टिविटी के अंदर नहीं डालते, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे इकनॉमी जो है बिल्कुल स्टेबल और बिल्कुल स्ट्रेट रुक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है और फेसिंग करते हैं आप बहुत सारे इश्यूज़ की, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका इकोनॉमी के अंदर ना एम्प्लॉयमेंट में कोई फ़र्क आ रहा होता है, ना आपका आउटपुट बढ़ रहा होता है, बल्कि आप जो पैसा ले रहे होते हैं वो डायरेक्ट आप आगे पार्सल कर रहे होते हैं, लोगों तक पहुँचा रहे होते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, बीइंग इकोनॉमिस्ट आपको देखना चाहिए। करते हैं स्टूडेंट्स के जो आपकी लिक्विडिटी ट्रैप अगर हो किसी मुल्क के अंदर या किसी मुल्क के अंदर लिक्विडिटी की कंडीशन मौजूद हो, तो आप वहाँ कौन सी पॉलिसीज़ को अप्लाई करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे दौर में काम नहीं करती जहाँ लिक्विडिटी ट्रैप हो। अगर आप कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी को लगाने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ पर इतना असर नहीं रखेगी, और वो जो आप मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे भी, पम्प भी करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इकनॉमी मजीद डिप्राइव हो जाएगी, मजीद मजबूरी की तरफ चली जाएगी, या कहना चाहिए कि मजीद खस्ता हाल हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं कि कंट्री की बात करते हैं तो ये स्टक हो जाएगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जब आप पैसे की सप्लाई लगाएंगे, ठीक है। अगर तो आपने कोशिश की कि आप एक्स्ट्रा कोई पैसा लगाएं या सेंट्रल बैंक कोशिश करे कि मैं पैसे की सप्लाई से इसको चला लूँगा, तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, वहाँ आपका जो इकोनॉमी होगी वो बिल्कुल स्टक कंडीशन में आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि आपकी जो इकोनॉमी होगी उसके अंदर ना आउटपुट बढ़ रहा होगा और ना कुछ हो रहा होगा, ठीक है। इस बात पर अगर हम बात करते हैं काइंस का जो सिस्टम देखते हैं और काइंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो काइंस कहते हैं कि अगर इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करे, ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी जो है बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ता है, पब्लिक वर्क्स ओपन करने पड़ते हैं, पब्लिक के लिए कंपनीज लगानी पड़ती हैं, फिल्म लगानी पड़ती हैं ताकि पब्लिक उससे अटैच हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ टैक्स कट देने पड़ते हैं, जो बिजनेसमैन है उनको टैक्स कट दिया जाता है, चीज़ें दिए ताकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर समझते हुए काम कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि जो टूल्स होते हैं जिनसे एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया जाता है
या आपका कहना चाहिए कि इकोनॉमी को पुल किया जाता है, उन चीज़ों को गवर्नमेंट को चलाना पड़ता है, गवर्नमेंट सर्कल को ऑन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक बेहतरीन रूल्ड प्लान प्रोग्राम आपके सामने नजर आता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट आपके लिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देती हैं पॉलिसी इम्प्लीकेशन के अंदर। सब बात करते हैं यहाँ पर इनसाइड मनी को और आउटसाइड मनी को, क्योंकि ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इनसाइड मनी और आउटसाइड मनी, और जो बड़ा इंपॉर्टेंटली इकोनॉमी के अंदर देखा जाता है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में बात करते हैं कि ये वो मनी होती है जो क्रिएटेड की जाती है किसी भी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, लेकिन उसके क्या होता है कि वो किसी के लिए लायबिलिटी होती है और किसी के लिए वो एसेट होता है। ठीक है, यूँ समझ लें कि मैंने किसी से अगर उधार ले लिया और उस उधार से वो मेरे लिए तो एसेट हो गया, लेकिन किसी शख्स के लिए वो लायबिलिटी हो गई। ठीक है, मैंने उसको उधार उससे लिया है तो उसके लिए लायबिलिटी हो गई, तो ये है कि वो कंसर्न में है कि उसको वो मिलेगा वापस या नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर इसकी कंडीशन हम समझ लेते हैं कि अगर मैंने एक बैंक से उधार ले लिया, ठीक है, अब वो बैंक ने क्या किया, मेरे लिए एक डिपॉजिट किया एक, ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में, वो मेरे लिए तो एक एसेट हो गया, लेकिन मेरे बैंक के लिए जो है वो एक लायबिलिटी के तौर पे हो गया, जिसकी कंडीशन क्या होगी कि ये कंडीशन यहाँ पर हमारी जो नेट वेल्थ होगी उसे जीरो कर देगी, यानी नॉट हो जाएगी हमारी। अब वो कैसे नॉट होगी, देखिए यहाँ सिंपल सी बात समझ लीजिएगा कि कोई भी डिपॉजिट जो कि किसी के लिए लायबिलिटी हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है। जैसे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही अगर अब किसी के लिए माइनस हो रहा है किसी के लिए प्लस हो रहा है तो ऑलमोस्ट वो ये वो मनी होती है जिसको हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस हो गया और बिल्कुल जीरो वैल्यू पे खड़ा हो जाए। तो ये कंडीशन यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग ए इकोनॉमिक स्टूडेंट आपकी, क्योंकि इसी से जो है आपको ये समझ आता है कि जो प्लस और माइनस है उसका जो रोल है वो कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों कटेंगे तो आपको क्या होगा कि ऑलमोस्ट जो कंडीशन होगी वो जीरो हो जाएगी। यही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि इनसाइड मनी वो मनी होती है कि जिसमें आपने क्रिएट तो की बनी, वो आपके लिए तो एसेट हो गया लेकिन किसी के लिए वो लायबिलिटी होगी। बिल्कुल सेम कंडीशन अगर हम बात करते हैं कुछ अंडर डेवलप नेशन की, तो वहाँ भी यही है कि वो लोन तो ले लेते हैं, लोन लेने के बाद क्या करते हैं, उस लोन से कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते, वो उसी लोन को वापस करने के लिए दूसरे को इम्प्लीमेंट्स करते हैं और उन इम्प्लीमेंट से जो है उस लोन को वापस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी जो नेट वेल्थ ऑफ सोसाइटी होती है वो जीरो पे खड़ी हो जाती है। स्टूडेंट एक और बात करते हैं इसके अपोजिट क्रम के ऊपर, जो कि है आउटसाइड मनी। आउटसाइड मनी क्या होती है, ये वो मनी होती है जैसे कि आपका सेंट्रल बैंक है वो नोट जारी करता है, बॉन्ड्स जारी करता है, डिफरेंट किस्म के इन्वेस्टमेंट पर्पसेस जारी करता है, तो वो किसी के लिए लायबिलिटी नहीं होती, वो प्राइवेट सेक्टर को यूटिलाइज करता है। वो जो नोट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो नोट प्राइवेट सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर करता है, तो ये उसी की अपोजिट होता है। ठीक है, होता ये भी यूटिलाइज प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, लेकिन इसमें किसी की लायबिलिटी नहीं होती, किसी को पे नहीं करना होता। बेसिकली ये वो मनी होती है जो कि आपको सेंट्रल बैंक इशू करता है या गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, बाद अब सब्सिडीज मिलती हैं, डिफरेंट किस्म की सब्सिडीज दी जाती हैं, वो किसी पर लायबिलिटी नहीं होती। ठीक है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी दी जा रही थी, आप उसको अकॉर्डिंग, वो गवर्नमेंट के ऊपर तो शायद लायबिलिटी हो, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में किसी के ऊपर भी वो कोई लायबिलिटी का रोल प्ले नहीं करती। इसी तरह से बात करते हैं कि अगर इसकी बात की जाती है तो किसी जैसे कि इनसाइड मनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर किसी न किसी के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, ये मनी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। अगर इसका नेट वेल्थ इफेक्ट चेक करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन देखी जाती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है और विदाउट किसी भी किस्म के उसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, किसी भी एसेट लायबिलिटी के इक्वेशन के अंदर दाखिल वगैरह है, ये बेहतरीन तरीके से अपना एक रोल प्ले कर पाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, जिस रोल को यहाँ देखा जाता है। तो ये भी एक स्टूडेंट के लिए बड़ी क्लियर और कंसेप्चुअल बात है
कि ये समझना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी वेजेस को देखते हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि क्लियर और बहुत ज़्यादा कॉन्साइज और बहुत ज़्यादा टिपिकल वे में डिस्कस किया जाता है। और इसी से आपको ये अंदाज़ा होता है कि इकोनॉमी जो है फर्दर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये छोटी छोटी सी टर्म्स होती हैं, टेक्निकली एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं, उन टर्म्स के थ्रू आपका बहुत सारा जो है प्लानर, बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है कवर अप होती हैं। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें इसलिए होती हैं जैसे आपका जो नॉलेज है, कैपेबिलिटी है, ग्रिप ऑफ इकोनॉमी है, वो स्ट्रांग हो सके। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर हम इसी वेल्थ इफेक्ट को काइनेशियन के नज़रिए से देखते हैं तो वो क्या काइनेशियन इस पर क्या डिबेट देते हैं। बेसिकली काइनेशियन जो है उसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करते, बहुत लिमिटेड उन्होंने डिस्कशन की है कि अगर आपकी वेल्थ बढ़ती है, सोसाइटी की वेल्थ बढ़ती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग असल में अपने आप को अमीर फील करते हैं और वो अपनी जो कंजप्शन है उसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और वो सिर्फ फील ही नहीं करते हैं, वो बेसिकली रिच हो जाते हैं जब उनकी ऑटोमेटिक वेल्थ बढ़ती है। अब वही बात अगर करते हैं, बात कंट्रीज के अंदर पैसे का फ्लो तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, मगर वो ये कंडीशन कि वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड बहुत डाउन हो रहा होता है, पोवर्टी ग्राफ पर गिर रहे होते हैं और कंजप्शन पैटर्न्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं रेगुलरली, जिसकी वजह से ये चीज़ देखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये करंट इशूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड और बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत ज़्यादा कॉन्साइज है, ठीक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कंप्लीट नॉलेज देता है आपको। तो जहाँ पर काइनेशियन ये कहते हैं कि अगर दौलत का मेयार बढ़ता है या अगर आपकी दौलत वाकई बढ़ती है और हकीकत में इसका बढ़ना देखा जाता है, तो लोग अपने आप को रियल फील करते हैं, वो कंजप्शन बढ़ाते हैं। और जो कंजप्शन है वो क्या करती है, वो उसकी कंडीशन ही होती है कि वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बढ़ाने के ऊपर काम करती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी जो फ्लो ऑफ मनी होती है, सप्लाई ऑफ मनी होती है, वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि क्या करता है, ये बढ़ाता है आपकी एग्रीगेट डिमांड और आउटपुट को कंप्लीट तौर पर बढ़ा देता है, उसकी नेचर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ देखा जाता है कि ये सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग डिबेट करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस पर बात की जा सकती है, उसको डिस्कस भी किया जा सकता है। अब इसकी लिंक्स के ऊपर बात करते हैं, इसके दो लिंक्स भी हैं, यानी इसका जो वेल्थ इफेक्ट की जो लिंक हैं, यानी इनसाइड मनी एंड आउटसाइड मनी, दोनों एक दूसरे किस तरह से लिंकेज करते हैं, ये उसी के ऊपर हम डिबेट करते हैं कि क्या कंडीशंस आगे बनेंगी या कैसे कंडीशन को देखा जा सकेगा। देखिए इसका लिंक जो बनेगा उसके ऊपर डिबेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से लिंक किया जाए। बात करते हैं इनके लिंक के ऊपर। देखें स्टूडेंट, यहाँ इनका जो लिंकेज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनसाइड मनी की पहले बात करते हैं। इनसाइड मनी क्या करती है, वो आपकी सोसाइटी की नेट वेल्थ को नहीं छेड़ती, आपकी जो नेट वेल्थ है वो पॉजिटिव रहती है, ठीक है। और इसके लिए उसकी वजह ये होती है बेसिकली कि किसी के लिए लायबिलिटी होती है और कोई इसको इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। जिसके पास एसेट बन रही होती है उसके पास भी एक लायबिलिटी होती है और जो शख्स दूसरा दे रहा है उसके लिए भी एक लायबिलिटी। दूसरी बात ये होती है कि ये बेसिकली एक जरिया बन जाता है कि आप सोसाइटी के अंदर पैसे को फैला सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसके अंदर कोई ऐड नहीं कर सकते कुछ नया, और ये एडिशन होता भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो इफेक्ट है काइनेशियन के अकॉर्डिंग, ये इफेक्ट जो है वो वेल्थ की सूरत में कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता इसका जब हम उसको अप्लाई करते हैं, यानी बहुत थोड़ा सा इफेक्ट आएगा तो आएगा, अदरवाइज इसका कोई इम्पैक्ट फाइनेंशियली नहीं आता, ना ये इंक्रीज होता है। फिर बात करते हैं कि आउटसाइड मनी की। आउटसाइड मनी ये है कि ये नेटवर्क बढ़ाती है प्राइवेट सेक्टर की, ये आपको ये कंडीशन देती है क्योंकि ये ऐसी मनी होती है जो कि किसी के लिए कोई लायबिलिटी नहीं होती, ठीक है। किसी की कोई लायबिलिटी नहीं होती इसके अंदर, जैसे कि सेंट्रल बैंक ने नए नोट प्रिंट कर दिए या कोई नई चीज़ निकाल दी जो कि उसने आपको प्रोवाइड किया था फाइनेंस के लिए, और उसके बाद जो है वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं जो आपके काम कर रही होती है इदारे, वो इदारे भी आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि स्ट्रांग सिस्टम जनरेट होने लगता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, ये आपकी कंजप्शन को बहुत बढ़ाता है, एग्रीगेट डिमांड को बहुत बढ़ाता है, ये आपके पास जो है वो आपका IS कर्व को शिफ्ट कर देता है राइट साइड पर। तो ये तमाम इम्पैक्टर्स के होते हैं, तो इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा लिंक होता है और लिंक के अकॉर्डिंग जो है ये एक दूसरे से मिले जाते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि इनकी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स है, ये इनपुट और आउट, इनसाइड और आउटसाइड मनी, ये जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट टर्म्स होती हैं, इनको देखा जाता है।
अब हम बात करते हैं कि अगर ये सूरत हाल आपके पास मुल्क में मौजूद हो या इकोनॉमी में मौजूद हो तो उस पर क्या क्या पॉलिसीज लगती हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं वीक कॉस्ट ऑफ कैपिटल की या कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर वीक कैपिटल इफेक्ट है तो वहाँ मॉनेटरी सप्लाई कभी भी काम नहीं करेगी, न मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ पर काम कर पाएगी। क्योंकि उसकी वजह क्या होती है कि पहले ही जो है वो आपका सप्लाई इतना बढ़ा हुआ होता है, जब आपने रेट्स फॉल किए हुए होते हैं तो लोग अपने जो पैसे हैं वो कैश में रखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में वैसे ही जो सप्लाई बढ़ी हुई होती है, कैश सप्लाई बढ़ जाती है। उसके बाद अगर बात करते हैं, अगर आपने इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा भी दिए हैं तो ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट जल्दी दे देंगे, क्योंकि लोग जो है वो ये सोचते हैं कि उनके जो रिटर्न्स हैं वो कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इसको इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर दूसरी बात देखिए, लिक्विडिटी ट्रैप, यानी आपके पास जब लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन चल रही हो तो वहाँ क्या करते, अच्छा फाइनेंशियल ही कहते हैं कि इस दौरान जो है वो आपको अगर तो कोई पॉलिसी लगानी है, जब आपका कैपिटल कॉस्ट इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट बढ़ा हुआ है आपको कॉस्ट इफेक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप रिलायबल टैक्स पॉलिसी बना देते हैं, इस तरह से आप इसको रोक सकते हैं। ये बहुत अच्छे से रुक भी जाएगा, सिस्टम अपना हैंडल कर लेगा। फिर बात करते हैं लिक्विडिटी ट्रैप की। लिक्विडिटी ट्रैप भी बिल्कुल एक एज सिचुएशन होती है। इसमें क्या होता है कि लोग अपने पैसे को जब देखते हैं इंटरेस्ट रेट बहुत गिर जाता है तो अपने पैसे को अपने पास कैश फ्लो में रख लेते हैं और वो क्या करते हैं, डिमांड फॉर मनी स्पेकुलेटिव पर्पज में लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो डिमांड फॉर मनी की वजह से क्या होता है कि आपकी कैश सप्लाई होती है वो चलना शुरू हो जाती है और मनी जो है वो बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाती, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ भी आर्ग्यू करते हैं कि आपको पॉलिसी कौन सी लगानी है, आपको पॉलिसी वो लगानी है जिससे आपका सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अचीव कर सके। यानी कौन सी पॉलिसी को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट मेजर लेके स्पेंडिंग मेजर के अकॉर्डिंग आपको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट बात करते हैं जो हमारा तीसरा सेशन था जिसके अंदर हम बात कर रहे थे इनसाइड आउटसाइड मनी की। अगर हम इनसाइड मनी की बात करते हैं तो इनसाइड मनी में ये कंडीशन है कि जब वो लायबिलिटी सिचुएशन होती है और गवर्नमेंट के ऊपर एक रिसेशन आया हुआ होता है, इकोनॉमी में रिसेशन आए होते हैं, तो वहाँ ये आपका हक बनता है या कहना चाहिए कि आपकी कंडीशन बनती है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको वहाँ पर जितने भी डिमांड हैं उनको स्टॉप करना चाहिए। उनको स्टॉप करने के बाद क्या करना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट इंटरवेंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवेंन करना चाहिए और वहाँ पर वो क्या करे, वो अपनी आउटपुट मनी के अकॉर्डिंग इनसाइड मनी के जो मसले हैं उनको हल कर सकती है। ठीक है, आउटसाइड मनी से इनसाइड मनी के जो मसले हैं वो हल कर सकती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग करके और गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसको रोल आउट करके, जिसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर फ्यूचर में इस चीज़ को क्लियर किया जा सकेगा और ख़त्म किया जा सकेगा। स्टूडेंट, अब हम समरी पे बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट की बात करते हैं, जहाँ पर ये कंडीशन इस तरह से होती है कि इसमें अगर हम देखते हैं मॉडल के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज तो होती है, राइज तो होती है, मगर इंटरेस्ट रेट जब उसका फॉल हो जाता है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये देखा जाता है कि इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ पाता मनी सप्लाई के बढ़ने का भी और उसकी कोई ट्रांसलेशन भी क्लियर नहीं हो पाती। इसके बाद अगर बात करते हैं कि एक ऐसी कंडीशन आती है कि जहाँ मनी सप्लाई बढ़ तो जाती है लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट कंडीशन हैं वो अपने एक एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर नहीं जा सकती और बूस्ट इकोनॉमी को नहीं दे सकती, जिसकी वजह से यहाँ ये देखा जाता है कि कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर ये होता है कि यहाँ पर जो डिमांड होती है वो इलास्टिक हो जाती है प्योरली और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी एक्सपेंशन से कभी भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और वो जो है इन्वेस्टमेंट को जो है इन्वेस्टमेंट और इनकम जो है बिल्कुल इक्विवेलेंट रहती है। फिर अगर बात करते हैं काइनेशियन की, तो काइनेशियन कहता है इन तमाम सिचुएशंस के अंदर जो गवर्नमेंट है उसे इंटरफेयर करना चाहिए और इंटरफेयर करने के बाद उसे उसको रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये उसके लिए अकॉर्डिंग बहुत आसान सिस्टम बन जाता है अगर वो उसको डील कर पाए और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें इंटरफेयर करे और इंटरफेयर करके अपना रोल प्ले करे, उसको बैलेंस करे, इस सिचुएशन को क्लियर करे। बात करते हैं इनसाइड आउटसाइड मनी की। इनसाइड आउटसाइड मनी के अंदर क्या होता है
कि वही कंडीशन हैं कि आपका यहाँ पर भी फिस्कल पॉलिसी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है फ्री, क्योंकि आपका जो आउटसाइड मनी होती है उसी के थ्रू इनसाइड मनी का जो रिजिडिटीज़ होती हैं या सख्तियाँ होती हैं उनको इम्बेलेंसेस किया जाता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है केनेशन के मॉडल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और बहुत ज़्यादा कॉन्साइज है, जिसको देखना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपके लिए बहुत सपोर्टिव रीजंस बनते हैं। फर्दर हम इसको डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट सेशन